वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है फॉलिंग डाउन, जो साल 1993 में आई थी। इस मूवी में एक मिडिल क्लास आदमी की परेशानियों और फ्रस्ट्रेशन को दिखाया गया है। एक आम आदमी वो सारे काम करता है जो एक अच्छी और क्वालिटी लाइफ का सपना पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं। वो सबसे तमीज के साथ अच्छी लैंग्वेज में बात करता है, रूल्स फॉलो करता है, टैक्स भरता है, जिससे एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड हो सके। लेकिन आखिर में उसे मिलता क्या है? करप्शन की भेंट चढ़ चुके रोड जिन पर एक आम आदमी घंटों जाम में फंसा रहता है, अपनी लिमिट को पार कर चुका पोल्यूशन, गुंडे, मवाली, गैंगस्टर और भिखारियों के गैंग जो एक आम आदमी का बाहर निकलना तक मुश्किल किए रहते हैं। ऊपर से करप्ट हो चुका जस्टिस सिस्टम जिस पर से एक आम आदमी का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। समाज की वैल्यू इस कदर गिर चुकी है कि हर कोई गाली जैसी लगने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है और सभ्य तरीके से बात करने वाले को कमजोर और बेवकूफ समझा जाता है। बिल फोस्टर नाम का एक ऐसा ही मिडिल क्लास आदमी लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है, जिसने सफेद शर्ट, ब्लैक टाई और नजर का चश्मा लगा रखा है। ये तपती गर्मियों की एक सुबह होती है जहां हर कोई अपने काम पर पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हर तरफ सड़कों पर चल रहे कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के कामों की वजह से गाड़ियां कछुए की तरह रेंगने को मजबूर हैं। बिल अपनी कार में रूल्स फॉलो करते हुए ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी जब ट्रैफिक नहीं खुलता तो उसका फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इत्तेफाक से आज उसकी कार का एसी भी खराब हो जाता है और एक मक्खी लगातार उसे परेशान करने लगती है, जिससे अब वो अपना आपा खोने लगता है। ऊपर से सड़ी हुई तेज गर्मी के बीच ट्रैफिक का शोर, बेवजह हॉर्न बजाते और चिल्लाते हुए लोगों के बीच उसका दिमाग फटने लगता है और अचानक वो अपना ब्रीफकेस लेकर कार से नीचे उतर जाता है। उसके पीछे खड़ी कार का ड्राइवर चिल्लाकर पूछता है कि इस तरह बीच रोड पर कार छोड़कर वो कहाँ जा रहा है। बिल पीछे मुड़कर बस इतना ही कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, और फिर रोड के किनारे बने टीले पर चढ़कर वो दूसरी ओर चला जाता है। टीले के दूसरी साइड एक जगह रुककर वो एक फोन कॉल करता है, लेकिन दूसरी ओर से जब एक लेडी फोन उठाती है तो वो कुछ नहीं कह पाता और फोन काट देता है। दरअसल ये उसकी वाइफ एलिजाबेथ होती है जो उससे डिवोर्स ले चुकी है और उनकी बेटी की कस्टडी भी अब उसी के पास है। मगर आज उनकी बेटी का जन्मदिन था और बिल उससे मिलने जाना चाहता था, इसलिए अब वो फिर से कॉल करके उससे बात करना चाहता है। लेकिन फोन बूथ में डालने के लिए अब उसके पास उतने सिक्के नहीं बचते, इसलिए वो एक ग्रोसरी शॉप में जाकर दुकानदार से कुछ चेंज मांगता है। लेकिन वो दुकानदार, जो कि एक कोरियन था, वो चेंज देने से मना कर देता है और कहता है कि चेंज के लिए उसे कुछ खरीदना होगा। एक शरीफ आदमी की तरह बिल एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लेता है, लेकिन 50 सेंट की सॉफ्ट ड्रिंक के वो दुकानदार 85 सेंट चार्ज करता है और कहता है कि लेना हो तो लो वरना निकलो यहाँ से। बिल, जो कि अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो जाने से मना कर देता है और अपना ब्रीफकेस उसके काउंटर के ऊपर रखकर कहता है कि तुम लोग मेरे ही देश में आकर मुझे ही महंगा सामान बेचते हो और ऊपर से धोस भी जमाते हो। ये सुनकर वो दुकानदार एक बेसबॉल बैट निकाल लेता है, लेकिन छीना झपटी में बिल वो बैट उससे छीन लेता है। अब दुकानदार उससे डरकर कहने लगता है कि तुम्हें जो भी चाहिए ले जाओ, लेकिन इस बात पर बिल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो दुकानदार उसे कोई चोर या क्रिमिनल समझ रहा है। वो उससे कहता है कि चोर मैं नहीं बल्कि तुम जैसे लोग हो जो 50 सेंट की चीज को 85 सेंट में बेचते हो। मैं तो एक कंज्यूमर होने के नाते अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ। ये कहकर वो एक एक कर हर चीज का प्राइस उससे पूछता है और जो भी उसे महंगा लगता है वो उसे बेसबॉल बैट से तोड़ता जाता है। आखिर काफी तोड़फोड़ मचाने के बाद वो एक सॉफ्ट ड्रिंक लेता है और $1 देकर 50 सेंट वापस लेकर बड़े आराम से वहां से चला जाता है। लेकिन उस कोरियन का बेसबॉल बैट भी वो अपने साथ ही ले जाता है। कुछ दूर आकर वो फिर से एलिजाबेथ को कॉल करता है, लेकिन वो अपनी बेटी की जन्मदिन पार्टी के बारे में किसी और से बात कर रही थी, जिससे उसका नंबर बिजी आता है, इसलिए अब वो आगे की ओर चल देता है। रास्ते में खाली जगह बैठकर वो अपने टूटे हुए जूते को सही करने लगता है। तभी उस इलाके के 2 गुंडे मवाली उसका पीछा करते हुए वहां जाते हैं और उसे ये कहकर डराने की कोशिश करते हैं कि वो इलीगल तरीके से उनकी प्रॉपर्टी में घुस गया है। बिल उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अगर मेरे यहाँ बैठने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो मवाली उसके ऊपर चाकू तानकर उससे उसका ब्रीफकेस लूटने की कोशिश करने लगते हैं। बिल अपने गुस्से पर काफी कंट्रोल करता है और कहता है कि क्या एक आम आदमी रास्ते में कहीं बैठकर आराम भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो ब्रीफकेस के पास रखा बेसबॉल बैट उठाकर इससे उन दोनों पर ऐसा वार करता है कि चाकू तो उनका वहीं गिर जाता है और दोनों जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। बिल पीछे से वो बेसबॉल बैट फेंक कर भी मार देता है, लेकिन उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि उनमें से किसी की भी लौट कर आने की हिम्मत नहीं होती। उनके भाग जाने के बाद बिल उस चाकू को उठाकर देखता है और इसे अपनी जेब में रखकर आगे बढ़ जाता है। आगे एक मार्केट जैसी जगह पहुंचकर वो फिर से एलिजाबेथ को फोन लगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहली बार जब उसने फोन लगाया था तब वो क्यों एलिजाबेथ से कोई बात नहीं कर पाया था। दरअसल डिवोर्स के साथ साथ एलिजाबेथ को कोर्ट से बिल के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिला हुआ है, मतलब वो एलिजाबेथ और यहाँ तक कि अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता।
बिल उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, जिस पर वो कहती है कि तुमसे दूर रहकर वो बहुत अच्छी है। बिल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो बस अपनी बेटी के जन्मदिन पर उससे मिलना चाहता है, लेकिन जब वो फिर भी मना ही कर देती है तो बिल भी गुस्से में कह देता है कि मेरी बेटी से मिलने से आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस तरह फोन कट जाता है, लेकिन इसी दरमियान जिन गुंडे मवालियों को बिल ने बेसबॉल बैट से मारकर भगाया था, वो अपने गैंग के 2 और मेंबर्स को साथ लेकर बिल को ढूंढते हुए उधर ही आ जाते हैं। उनमें से एक की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी, जो बार बार उन्हें समझा रही थी, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे कार से उतारने के बाद वो सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से फोन बूथ की तरफ मुंह करके खड़े बिल के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते चले जाते हैं। मगर एक कार बीच में आने की वजह से एक भी गोली बिल को नहीं लगती, बल्कि वहां खड़े दूसरे लोग इन गोलियों का शिकार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये फायरिंग कौन और किस पर कर रहा है, मगर अचानक वहां से कुछ ही दूरी पर उन मवालियों की कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। बिल को भी अभी कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए वो उस एक्सीडेंट वाली जगह जाकर देखता है जहां उन गैंगस्टर्स में से एक अभी भी जिंदा था। बिल वहीं पड़ी उनकी एक गन उठाता है और कहता है कि तुम्हारा निशाना तो मिस हो गया, और वो उस पर गोली चला देता है। मगर उस गैंगस्टर की बजाय गोली कार में लगती है तो बिल हंसते हुए कहता है मेरा निशाना भी मिस हो गया। अब वो अच्छी तरह निशाना लगाकर उसके पैर में गोली मार देता है और हथियारों से भरा उनका जिम बैग उठाकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर बिल के फोन के बाद एलिजाबेथ 911 पुलिस को घर बुला लेती है। पुलिस ऑफिसर उससे बिल के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में सवाल करते हैं तो वो बताती है कि बिल का गुस्सा बहुत ही खतरनाक था और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए डिवोर्स के बाद खुद जज ने ही मुझे उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेने की सलाह दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि बिल को यह सजा देकर वो ऐसे दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। हालांकि पूछताछ में वो खुद ही ये कबूल करती है कि बिल ने उस पर या उसकी बेटी पर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं की थी, मगर उसे लगता था कि कभी ना कभी वो ऐसा कर देता। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर हैरान होकर कहता है आपको लगता था, यानी कि वो पुलिस ऑफिसर एलिजाबेथ की बात से पूरी तरह कन्विंस नहीं है कि उसे बिल से कोई खतरा है। दूसरी ओर एक दूसरे रोड पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से बिल को फिर से अपना रास्ता बदलना पड़ता है और उसे एक पब्लिक पार्क से होकर गुजरना पड़ता है, जो पार्क कम और भिखारियों का अड्डा ज्यादा लग रहा था। कोई धर्म के नाम पर पैसे मांग रहा था तो कोई भयानक बीमारी बताकर भीख मांग रहा था, और आम आदमी का यहाँ 2 मिनट भी रुकना मुश्किल था। बिल ये सब इग्नोर करके जाने लगता है कि तभी एक हट्टा कट्टा भिखारी उसके पीछे पड़ जाता है और एक के बाद एक झूठ बोलकर बिल से कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश करने लगता है। बिल उसे झूठा साबित कर देता है और कहता है कि भीख मांगने की बजाय वो कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता। अपनी सारी कोशिश नाकाम होने के बाद अब वो भिखारी बिल से कहता है कि तुम्हारे पास 2 बैग हैं, इनमें से कुछ तो मुझे देकर जाओ। ये सुनकर बिल कुछ सोचता है और अपना ब्रीफ केस उसे देकर कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ब्रीफ केस देकर बिल आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस भिखारी को इसमें एक सैंडविच और एक सेब के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिससे वो गुस्से में उस सेब को बिल की ओर फेंक कर मारता है, लेकिन बिल अब पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब शूट आउट के केस के सिलसिले में उन गैंग मेंबर्स में से एक की जो गर्लफ्रेंड थी उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो बता देती है कि उसके दोस्तों को एक व्हाइट आदमी ने मारा है और इससे पहले भी उस आदमी से उनका झगड़ा हुआ था, तब उसने बेसबॉल बैट से उन्हें मारा था। इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो इस बात को झूठ मानता है और इसे कोई गैंगवार मानकर ही इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, लेकिन प्रेंडरगेस्ट नाम का एक और ऑफिसर ये सब सुन रहा था। बेसबॉल बैट से मारने की बात सुनते ही उसे याद आता है कि कुछ देर पहले एक कोरियन दुकानदार अपनी रिपोर्ट लिखवाने आया था कि एक व्हाइट आदमी ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की और उसका बेसबॉल बैट लेकर चला गया। प्रेंडरगेस्ट उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि गैंग मेंबर्स के साथ शूट आउट में वही आदमी शामिल हो सकता है जिसने उस कोरियन की दुकान में तोड़फोड़ की थी, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि ये मेरा केस है, इसमें दखलंदाजी करके मेरा टाइम बर्बाद मत करो। दरअसल प्रेंडरगेस्ट का यह आखिरी दिन था। वो रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी छोड़ रहा था क्योंकि उनकी बच्ची की अचानक मौत के बाद से उसकी वाइफ दिमागी रूप से डिस्टर्ब रहती है और उसे हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि प्रेंडरगेस्ट को पुलिस की ड्यूटी पर कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए वो बार बार पुलिस स्टेशन फोन करके उसका हालचाल पूछने के नाम पर उसे परेशान करती रहती है। अपनी वाइफ की तसल्ली के लिए ही प्रेंडरगेस्ट ने बाहर फील्ड का काम छोड़ दिया था और काफी सालों से वो केस इन्वेस्टिगेशन का काम छोड़कर रिपोर्ट लिखने वाली डेस्क जॉब कर रहा था। लेकिन इससे भी जब उसकी वाइफ का डर खत्म नहीं हुआ और वो जिद्दी बच्चों की तरह हरकतें करती रही, तो आखिर उसे ये नौकरी छोड़ने का ही फैसला करना पड़ा, जिस पर उसके साथ काम करने वाले दूसरे सभी ऑफिसर्स उसका मजाक बनाते रहते हैं कि प्रेंडरगेस्ट को मौत से कुछ ज्यादा ही डर लगता है, लेकिन वो उनकी मजाक और बदतमीजी को मुस्कुराहट के साथ इग्नोर करता रहता है और कभी उनसे कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर बिल अब एक फूड चेन फ्रेंचाइजी स्टोर पर कुछ खाने के लिए रुकता है और अंदर जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है, लेकिन यहाँ उसे बताया जाता है कि ब्रेकफास्ट के लिए वो 4 मिनट लेट हो गया है और अब उसे लंच मेनू में से कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। बिल कहता है कि 4 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैनेजर बड़े एटीट्यूड के साथ मना ही करता रहता है। मगर बिल अब उस जिम बैग में से एक गन निकाल कर कहता है कि मुझे तो ब्रेकफास्ट ही चाहिए।
गन देखकर मैनेजर, उसका स्टाफ और सभी कस्टमर्स पूरी तरह डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बिल उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए आराम से खाना फिनिश करने के लिए कहता है और अब वो मैनेजर के हाथों से अपने लिए ऑर्डर लगवाता है। लेकिन इसमें जो बर्गर उसे मिला था उसे देखकर वो फिर से चिढ़ जाता है, क्योंकि जो बर्गर उन्होंने अपने बैनर पर दिखा रखा था ये उसका आधा भी नहीं था। वो सभी कस्टमर से उनकी राय जानने की कोशिश करता है कि क्या ये कस्टमर के साथ सरासर धोखा नहीं है, लेकिन सभी डरे सहमे चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। अब फूड स्टोर में हुई फायरिंग के केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम टोरेस नाम की एक पुलिस ऑफिसर को मिलता है, जो कि प्रेंडरगेस्ट की दोस्त है। उससे प्रेंडरगेस्ट को पता चलता है कि यहाँ जिसने फायरिंग की थी उसने भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहनी थी और उसके हाथ में हथियारों से भरा एक जिम बैग भी है। मजे की बात यह थी कि बर्गर खाने के बाद वो उसके पैसे भी देकर गया, जिसे सुनकर प्रेंडरगेस्ट का शक अब यकीन में बदलने लगता है, क्योंकि उस कोरियन की दुकान में तोड़फोड़ करने वाला भी सॉफ्ट ड्रिंक के पैसे देकर गया था। अब वो अपने बॉस को भी ये बताने की कोशिश करता है कि कोरियन दुकानदार से लेकर रोड पर शूट आउट और फिर फूड स्टोर में फायरिंग करने वाला एक ही आदमी है, इसलिए उन्हें अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की बजाय सारी टीमों को उस व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहने आदमी को ढूंढने पर लगाना चाहिए, जो इस वक्त हथियारों से भरा जिम बैग लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसका बॉस तो उसे पुलिस वाला ही नहीं मानता, क्योंकि प्रेंडरगेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोजीशन छोड़कर काफी सालों से बैठे बैठे फाइलें भरने का काम करता है। उसका बॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे एक डरपोक बताते हुए उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दो गैंग के बीच की लड़ाई मानकर ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर बिल अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट खरीदता है और आगे जाकर एक चौराहे पर बने फोन बूथ से फिर से एलिजाबेथ को फोन करता है, लेकिन वो 911 पुलिस वालों से बात कर रही थी, जो उसका स्टेटमेंट लेकर वापस चले जाते हैं। जब वो फोन नहीं उठा पाती तो बिल वहां से जाने लगता है, लेकिन फोन बूथ के बाहर खड़ा एक आदमी इतनी देर से बाहर निकलने के लिए उसे गाली देकर बात करने लगता है। फोन न लगने की वजह से बिल का वैसे ही दिमाग खराब था। वो उस आदमी को कुछ नहीं कहता, लेकिन बैग से एक मशीन गन निकालकर फोन बूथ पर इतनी गोलियां चलाता है कि वो अब किसी के इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचता। इसके बाद वो एक स्टोर में जूते खरीदने के लिए जाता है कि तभी ऑफिसर टोरेस पूछताछ करती हुई वहीं आ जाती है। बिल उसे देखकर स्टोर में ही छिप जाता है, लेकिन निक नाम का जो स्टोर का ओनर था वो जानते हुए भी टोरेस से झूठ बोल देता है कि जिम बैग के साथ उसने किसी को नहीं देखा। दरअसल निक एक सन की था जो देश के माइनॉरिटी से नफरत करता था। उसे लगा था कि बिल देश में बढ़ते जा रहे माइनॉरिटीज को मार रहा है, इसलिए वो अपने पास से उसे एक खतरनाक हथियार भी देने लगता है। लेकिन बिल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि निक उसे अपनी ही तरह कोई पागल सन की समझ रहा है। वो उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि मैं एक सच्चा अमेरिकन हूँ, मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा, मैं बस अपनी बेटी के जन्मदिन पर घर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मेरे रास्ते में नहीं आएगा मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इस बात पर निक बुरी तरह चिढ़ जाता है और वो बिल को पुलिस से पकड़वाने के लिए उसे गन पॉइंट पर लेकर उसके हाथ बांधने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बीच वो जिम बैग से उसकी बेटी के जन्मदिन के तोहफे को फेंक कर तोड़ देता है, जिससे बिल का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उन मवालियों से छीना हुआ वही चाकू निक की गर्दन में मारकर अपने आप को उससे छुड़ा लेता है। इसके बाद वो एक गन से उसके ऊपर एक के बाद एक कई गोलियां चलाकर उसका काम तमाम कर देता है। दूसरी ओर टोरेस पुलिस स्टेशन आकर प्रेंडरगेस्ट को फोन बूथ वाली फायरिंग की घटना के बारे में बताती है। प्रेंडरगेस्ट पूरी बात सुने बिना ही बता देता है कि ये फायरिंग एग्जैक्ट किस जगह हुई है, लेकिन वो बहुत गुस्से में था क्योंकि अभी अभी उसके बॉस ने उसे डरपोक और कायर कह दिया था, जबकि कोई नहीं जानता कि उसकी वाइफ की दिमागी हालत इस हद तक पहुंच गई है कि अगर रात को वो थोड़ा सा भी लेट घर पहुंचता है तो वो ये मान लेती है कि उसका हस्बैंड आज मारा गया है और प्रेंडरगेस्ट को कोई भूत समझकर उससे डरकर भागने लगती है। इसीलिए उसने वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की पोजीशन छोड़ी थी, जिससे वो अपनी वाइफ का सही से ख्याल रख सके। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि अपनी नौकरी के आखिरी दिन इस केस को सॉल्व करके वो भी आज ये साबित करके रहेगा कि वो कायर नहीं है। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है कि तभी टोरेस कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दरअसल पूरे पुलिस स्टेशन में एक वही है जो प्रेंडरगेस्ट को समझती है और उसकी बात पर भरोसा करती है। इधर उस स्टोर में से बिल फिर से एलिजाबेथ को कॉल करके कहता है कि मैं घर आ रहा हूँ। एलिजाबेथ अभी भी यही कहती है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन बिल अब उससे कहता है कि मैं ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ा हूँ जहाँ से वापस लौटना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है। उसकी इन अजीब बातों से डरकर एलिजाबेथ फिर से 911 पुलिस को बुला लेती है, लेकिन उन लोगों के पास और भी बहुत से काम होते हैं, इसलिए इस बार भी वो उसका स्टेटमेंट लेकर ही वापस चले जाते हैं। अब तीसरी बार फिर से बिल को एक रोड कंस्ट्रक्शन की काम की वजह से ट्रैफिक जाम मिलता है, जिसमें एक कार का ड्राइवर एक बूढ़ी औरत को बुरी तरह चिल्लाकर गंदी गंदी गालियां दे रहा था। बिल उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। इस बार उसने उस स्टोर से GI जो के जैसे कपड़े पहन लिए थे और उसके हाथ में वही हथियारों से भरा हुआ जिम बैग था। यहाँ वो सड़क पर काम करने वाले फोरमैन से पूछता है कि 2 दिन पहले तो ये रोड बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक इसमें ऐसा क्या हो गया। फोरमैन उसे इग्नोर करने लगता है तो बिल कहता है कि मुझे पता है रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बस अपने बजट को जस्टिफाई करने के लिए घंटों घंटों ट्रैफिक को होस्टेज बनाकर रखते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगले साल तुम्हारा बजट कैसे पास होगा। वो उस फोरमैन से पूछता है कि सच सच बताओ, इस रोड में क्या प्रॉब्लम थी जिसे तुम सही कर रहे हो।
पहले तो वो फोरमैन बिल को गाली देते हुए कुछ भी पता होने से मना करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिल की पिस्टल पर जाती है तो वो सब सच बता देता है कि रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस यहाँ ऐसा दिखाने के लिए भेजा गया है कि रोड की मरम्मत चल रही है। ये सुनकर बिल हंसते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता था। अब वो बैग में से एक खतरनाक हथियार निकालकर उससे उस मशीन को उड़ाने के लिए निशाना लगाने लगता है जिसे बीच में लगाकर उन्होंने रोड जाम किया हुआ था, लेकिन गलती से निशाना सीवर नाले में लग जाता है जिससे कुछ दूरी पर रोड के बीचों बीच ही ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी ओर प्रेंडरगेस्ट और टोरेस इस केस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस कोरियन की दुकान पर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाते प्रेंडरगेस्ट उस टीले को देखकर उसके ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे टोरेस को बड़ी हैरानी होती है। लेकिन असल में वो ये देखना चाह रहा था कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से था। टीले के दूसरी ओर लगे ट्रैफिक जाम और साइड में लगी उसकी कार के बारे में पूछताछ करके उसे ये अंदाजा हो जाता है कि शहर में इतना हंगामा करने वाला आदमी वही है जो इस कार को यहाँ छोड़कर गया है। अब वो टोरेस से इस कार की नंबर प्लेट के जरिए इसके मालिक का नाम और उसका एड्रेस पता करने के लिए भेज देता है, क्योंकि पूछताछ में प्रेंडरगेस्ट को ये पता लग गया था कि कार छोड़कर जाते वक्त उस आदमी ने कहा था कि वो अपने घर जा रहा है। अगर उसका एड्रेस मिल जाता है तो उसके घर जाने वाले सभी रास्तों पर चेकिंग चलाकर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। उधर बिल अब जल्दी पहुंचने के लिए गोल्फ क्लब की दीवार फांद जाता है जिससे वो थोड़ा जल्दी आगे पहुंच जाए, लेकिन अंदर गोल्फ खेल रहे दो बूढ़ों में से एक उसे देखकर चिढ़ जाता है। वो कहता है कि ये तो गोल्फ क्लब का मेंबर भी नहीं लग रहा, फिर ये यहाँ कैसे घुस आया। बिल आवाज देकर कहता है कि मैं बस दूसरी ओर से पार हो जाऊंगा। दूसरा बूढ़ा भी यही कहता है कि उसे जाने दो, लेकिन पहले वाला बूढ़ा नहीं मानता और गोल्फ का शॉट वो सीधा बिल के सर की ओर मारता है, जिससे बिल बाल बाल बचता है। अब वो बैग से फिर एक गन निकाल लेता है जिससे दोनों बूढ़े पूरी तरह घबरा जाते हैं। बिल उनकी ओर आते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी जमीन को कितनी सारी फैमिलीज के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया जा सकता था, कितने जानवर यहाँ रखे जा सकते थे, या फिर इसे ऐसे ही किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था जिससे सोसाइटी का कुछ भला होता। लेकिन हजारों एकड़ जमीन को घेर कर तुम जैसे बूढ़े अपना ये छोटा सा खेल खेल रहे हो, और एक आम आदमी यहाँ से क्या गुजर गया उसे तुम गोल्फ की बॉल से मारने की कोशिश कर रहे हो। ये कहकर गुस्से में वो उनकी इलेक्ट्रिक कार्ट पर गोलियां चला देता है, जिससे उस बूढ़े को दिल का दौरा पड़ने लगता है, लेकिन उसकी दवाइयां कार्ट में थी जो अब दूर सामने के पानी के गड्ढे की ओर जा रही थी। बिल अब हंसते हुए उससे कहता है कि मैं तो बस जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, अगर तुम मुझे जाने देते तो शायद तुम्हारा ये बैड लक शुरू नहीं होता। इधर प्रेंडरगेस्ट और टोरेस बिल का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ उसकी माँ होती है। यहाँ अगर पता चलता है कि बिल के बाप दादा सब आर्मी में थे और वो खुद भी डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी में नौकरी करता है जहाँ मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाए जाते हैं। लेकिन टोरेस जब उस कंपनी में फोन करती है तो पता चलता है कि 1 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बारे में अभी तक उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया था। प्रेंडरगेस्ट पूछता है कि आपके बेटे के साथ क्या परेशानी है, जिस पर पहले तो वो कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर वो कहती है कि कभी कभी वो खाने की टेबल पर घंटों ऐसे बैठा रहता है जैसे वो कोई मूर्ति हो, और इस बीच कभी अगर मैं उसे टोक दूं तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मुझे मार ही डालेगा। उनकी बातों से प्रेंडरगेस्ट समझ जाता है कि बिल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो और भी पता नहीं क्या क्या कर सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि वो जा कहाँ रहा है। अब बिल की माँ जब उसकी बेटी और वाइफ के बारे में बताती है तो प्रेंडरगेस्ट समझ जाता है कि वो वहीं जा रहा है, लेकिन बिल की माँ को उसकी वाइफ का एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए वो दोनों अब पुलिस स्टेशन जाकर एलिजाबेथ का एड्रेस और उसका फोन नंबर ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस के सायरन को सुनकर बिल दीवार फांद कर एक बहुत ही आलीशान बंगले में घुस जाता है, और इस बीच दीवार पर लगे कटीले तारों से उसके हाथ से खून बहने लगता है। अंदर स्विमिंग पूल के पास जो फैमिली थी वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम अमीर लोग इस तरह कटीले तार क्यों लगाते हो। वो लोग बिल के हाथ में गन देखकर डर जाते हैं, और उस फैमिली में जो आदमी होता है वो कहता है कि हम तो यहाँ बस केयर टेकर हैं, ये बंगला तो एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर का है। तभी फिर से पुलिस का सायरन बजता है तो बिल उनकी बच्ची का हाथ पकड़कर अंदर की ओर भागता है, और पूरी फैमिली भी उसके साथ भागकर अंदर आ जाती है। बिल ने अभी भी उस बच्ची का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन उसे एहसास ही नहीं था कि इससे वो लोग पूरी तरह डरे हुए हैं। अब वो बंगले को एक नजर देखकर कहता है कि प्लास्टिक सर्जन के पास इतना बड़ा बंगला और हम जैसे देश की सेवा करने वाले लोगों के पास कुछ नहीं। अचानक उसका ध्यान उस बच्ची के हाथ पर चला जाता है जिस पर उसके जख्मी हाथ की वजह से खून लग गया था। बच्ची के हाथ पर खून देखकर वो डर जाता है और उसका हाथ छोड़कर बार बार सॉरी कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि ये खून तुम्हारे हाथ से बह रहा है। बिल अपने हाथ पर रुमाल लपेटने लगता है कि तभी वो आदमी कहता है कि मेरी फैमिली को जाने दो, चाहो तो पुलिस से बचने के लिए मुझे अपने साथ ले चलो। उनकी बात सुनकर बिल गुस्से और हैरानी के साथ उन्हें देखते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ। वो उन्हें बताने लगता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं वहीं जा रहा हूँ। अब वो ख्यालों में डूबकर जैसे अपने आप से बातें करने लगता है कि हम लोग खुशी खुशी उसका जन्मदिन मनाएंगे, वो बाहर खेलती रहेगी और मेरी वाइफ और मैं हाथ में हाथ डालकर अपने आने वाले कल के बारे में बातें करते रहेंगे। इसके बाद रात को हम पूरी फैमिली एक साथ सो जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये कहते कहते वो रोने लगता है जैसे उसे एहसास हो कि अब ये कभी नहीं हो सकता। इधर टोरेस की मदद से प्रेंडरगेस्ट को एलिजाबेथ का नंबर मिल जाता है,
वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो 911 पुलिस को समझाने में लगी थी कि उसे अपने एक्स हस्बैंड से खतरा है, लेकिन 911 पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसकी सिक्योरिटी में यही बैठे रहें, इसलिए वो उसका स्टेटमेंट लेकर वापस चली जाती है। जब वो फोन नहीं उठा पाती तो प्रेंडरगास्ट टोरेस को साथ लेकर उसके एड्रेस की ओर जाने लगता है कि तभी उसकी वाइफ का फोन आ जाता है। वो उसे जल्दी घर बुलाने के लिए दिन में कई बार फोन कर चुकी थी, इसलिए अब की बार वो पूरी तरह चिल्लाकर उसे कहती है कि वो अभी के अभी घर आ रहा है या नहीं। लेकिन प्रेंडरगास्ट जो अब तक छोटे बच्चों की तरह उसे प्यार से समझाता रहता था, ये सोचकर कि वो अभी अपनी बच्ची की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होगी। लेकिन हर बात की एक हद होती है, इसलिए प्रेंडरगास्ट आज पहली बार उसके ऊपर चिल्लाकर उसे डांटते हुए कहता है कि मैं तभी आऊंगा जब यहाँ मेरा काम खत्म हो जाएगा, उससे 1 मिनट पहले भी नहीं। तब तक तुम खाना बनाकर मेरा इंतजार करोगी, समझी? प्रेंडरगास्ट की तेज आवाज से इस बार उसकी वाइफ डर जाती है और कहती है कि ठीक है, पर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। इस तरह एक बार की अच्छी तरह समझाने से ही प्रेंडरगास्ट की वाइफ चुपचाप उसकी बात मान लेती है, क्योंकि आखिर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब वो फिर से जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के उसके कलीग्स उसे उसके रिटायरमेंट की सरप्राइज पार्टी देने लगते हैं। प्रेंडरगास्ट का ये आखिरी दिन था, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो सब उसकी मजाक बनाने में लगे थे। वो आज भी उन्हें टालता रहता है, लेकिन जब उनमें से एक उसकी वाइफ को पागल तक कह देता है तो प्रेंडरगास्ट को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जोर का एक मुक्का उसके मुंह पर मारकर टोरेस के साथ एलिजाबेथ के घर की ओर निकल जाता है। दूसरी ओर बिल फिर से एलिजाबेथ को कॉल करके अपनी बेटी के जन्मदिन के बारे में ऐसे बातें करने लगता है जैसे उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उसकी बातों से जब एलिजाबेथ को यह अंदाजा हो जाता है कि वो घर से कुछ ही दूर खड़ा होकर बात कर रहा है, तो वो डर कर फोन काट देती है, जिससे बिल भी तेजी से भागता हुआ घर में घुस जाता है। लेकिन एलिजाबेथ अपनी बेटी को लेकर पीछे के दरवाजे से घर से दूर बीच की ओर भाग जाती है। बिल बाहर निकलकर उसे ढूंढता भी है, लेकिन फिर वो अपनी बेटी के पिछले जन्मदिन की वीडियो टेप चलाने लगता है और अपनी बेटी की खेलने वाली वाटर गन हाथ में लेकर आराम से घर के अंदर ही बैठ जाता है। इस वीडियो में वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बहुत खुश है, लेकिन एक जगह जब उसकी बेटी उसके लाए हुए खिलौने पर बैठने से मना करने लगती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। एलिजाबेथ उसे समझा रही है कि वो नहीं बैठना चाह रही, लेकिन बिल उसके ऊपर चिल्लाते हुए जबरदस्ती उसे खिलौने पर बिठाने के लिए कह रहा है। वीडियो में एलिजाबेथ के चेहरे पर एक डर साफ झलक रहा है और वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। ये वाली क्लिप देखकर बिल भी अपना सर नीचे करने लगता है, क्योंकि उसे भी एहसास है कि इस सब के लिए कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार है। इतनी देर में प्रेंडरगास्ट और टोरेस वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बिल एक गन उठा लेता है। उन दोनों को नहीं पता था कि अंदर क्या सीन होगा, लेकिन फिर भी प्रेंडरगास्ट टोरेस को घर के पीछे से भेजता है और खुद सामने के दरवाजे से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और वो पीछे जाकर देखता है कि टोरेस को गोली मारकर वो भाग गया है। टोरेस उसे बिल की पहचान बता देती है और ये भी कि वो किस ओर गया है। दरअसल बिल दौड़ते हुए समुद्र किनारे उसी जगह की ओर जा रहा था जहां उन्होंने अपनी बेटी का पिछला जन्मदिन मनाया था। उसका अंदाजा सही निकलता है और उसे एलिजाबेथ और अपनी बेटी एक जगह दिख जाती हैं। उसे आता हुआ देखकर उसकी बेटी खुशी से चिल्लाते हुए कहती है कि मम्मी देखो डैडी आ रहे हैं। लेकिन बिल को देखते ही एलिजाबेथ डरकर अपनी बेटी को उससे दूर करने की कोशिश करने लगती है। बिल आगे आकर एलिजाबेथ को गले लगा लेता है तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। ये सुनकर बिल दांत पीसते हुए कहता है कि फिर शादी के वक्त ये क्यों बोला जाता है कि सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। इसके बाद वो नीचे बैठकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और गन नीचे रखकर रोते हुए कहने लगता है कि उन्होंने मुझे तुमसे छीन लिया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एलिजाबेथ अब डरते हुए बड़े प्यार से उसे समझाने लगती है कि तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। जिस पर बिल कहता है कि बीमार मैं नहीं, बीमार ये सोसाइटी है। बाहर निकलकर एक बार शहर में घूम कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी इन बातों के बीच प्रेंडरगास्ट भी चुपके से वहां आ गया था, जो पॉपकॉर्न खाते हुए बिल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता है कि बीमार तो यहाँ हर चीज है। आपसे कहा जाता है कि मछली मत खाओ, ये जहरीली हो सकती है, या फिर पानी में मत तैरो, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। बिल अपनी गन छुपाते हुए उससे चिल्लाकर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट बिताना चाहता हूँ, हमें अकेला छोड़ दो। लेकिन प्रेंडरगास्ट टहलते हुए उसे अपनी कहानी सुनाकर बातों में लगाने की कोशिश करता है और इस दौरान वो अपना पॉपकॉर्न भी बिल की बेटी के हाथ में दे देता है। बिल की बेटी बिल से पॉपकॉर्न खाने के लिए कहती है तो वो बहुत ही खुश होकर उससे पॉपकॉर्न लेने लगता है और इस दौरान वो अपनी गन भी नीचे रख देता है। उसका पूरा ध्यान प्रेंडरगास्ट और एलिजाबेथ से हटकर अपनी बेटी पर आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर प्रेंडरगास्ट एलिजाबेथ को इशारा करता है और एलिजाबेथ बिल की गन को जल्दी से उठाकर समुद्र में फेंक देती है। प्रेंडरगास्ट बिल को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिजाबेथ से उसकी बेटी को लेकर भागने के लिए कहता है। एलिजाबेथ रुककर आखिरी बार बिल को देखती है, लेकिन प्रेंडरगास्ट के चिल्लाने पर वो वहां से चली जाती है। अब वो बिल से पूछता है कि तुम क्या करने वाले थे, जिस पर बिल कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला था। प्रेंडरगास्ट कहता है कि तुमने ये पहले से नहीं सोचा होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं। तुम अपनी वाइफ और बेटी दोनों को मारकर अपने आप को भी गोली मार लेते, क्योंकि यहाँ से वापस लौटने के तुम्हारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इतनी देर में काफी सारी पुलिस भी आकर वहां से कुछ दूर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर प्रेंडरगास्ट बिल से कहता है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वो लोग अच्छे इंसान हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर बिल कहता है कि तुम्हारा मतलब है मैं एक बुरा इंसान हूँ।
प्रेंडरगस्ट हाँ में सर हिलाता है तो बिल कुछ सोच कर कहता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो वो सब कर रहा था जो इस सोसाइटी में मुझे बताया गया था। फिर वो कहता है कि तुम जानते हो मैं अमेरिका के लिए मिसाइल बनाने का काम करता था। देश की इतनी सेवा करने वाले को रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो सब एक प्लास्टिक सर्जन को दे दिया। यहाँ बिल पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता की बात कर रहा था, एक ऐसा झूठा सिस्टम जहाँ गिनती के कुछ लोगों के पास ही सारा पैसा चला जाता है और बाकी लोग अपनी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। प्रेंडरगस्ट यहाँ सोसाइटी और इस सिस्टम से उसकी नाराजगी का बड़ा ही साफ सा जवाब देता है कि हाँ, इस सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं और ये सोसाइटी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें वो सब करने का अधिकार नहीं मिल जाता जो आज तुमने किया है। वो कहता है कि मैं जो अभी तक तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ उसकी वजह है तुम्हारी बेटी, उसकी खातिर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बिल एक लंबी सांस लेता है और एक मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मेरी जेब में एक और गन है, या तो तुम मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, लेकिन प्रेंडरगस्ट उससे कहता है कि तुम्हारे पास जीने की एक वजह है, क्या तुम अपनी बेटी को बड़े होते हुए नहीं देखना चाहते? जिस पर बिल कहता है कि जेल की सलाखों के पीछे से देखने का क्या फायदा। वो कहता है कि तुम्हें अगर मेरी गोली के निशाने से बचना है तो मुझे गोली मार दो, जिससे मेरे इंश्योरेंस का पैसा मेरी बेटी को मिल जाएगा। ये कहकर वो 3 तक की गिनती गिनते हुए अपनी जेब की तरफ हाथ चलाने लगता है, लेकिन प्रेंडरगस्ट आखिरी मोमेंट तक भी उसे अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए चिल्लाता रहता है। आखिर 3 की गिनती के बाद बिल अपनी जेब से गन निकालकर निशाना उसकी ओर करता है तो प्रेंडरगस्ट को भी उस पर गोली चलानी ही पड़ती है। बिल को गोली लग जाती है, लेकिन प्रेंडरगस्ट देखता है कि बिल के हाथ में ये उसकी बेटी की वाटर गन थी, जिसके छींटे प्रेंडरगस्ट के मुंह पर आकर गिरे थे। बिल अब समुद्र के पानी में गिरने लगता है, लेकिन गिरने से पहले वो मुस्कुराकर प्रेंडरगस्ट से कहता है कि मैं तुमसे जीत गया। इस तरह बिल मारा जाता है, जिसके बाद प्रेंडरगस्ट एलिजाबेथ के घर आता है। यहाँ वो बिल की बेटी से बात करता है, जिसे अभी तक नहीं पता था कि उसके फादर के साथ क्या हुआ है। इसके साथ ही प्रेंडरगस्ट की बातों से ये पता चलता है कि अब उसने नौकरी छोड़ने का अपना इरादा बदल लिया है। आखिर में घर के अंदर वही वीडियो टेप चलते हुए दिखाया जाता है जिसे बिल चलते हुए छोड़ गया था। इसमें वो, उसकी वाइफ और बेटी तीनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जो भी हुआ उसकी वजह चाहे बिल की मेंटल कंडीशन और उसका गुस्सा हो, करप्ट सिस्टम या अपने स्तर से नीचे गिर चुकी सोसाइटी हो, लेकिन मूवी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो कि आखिरी सीन में प्रेंडरगस्ट के जरिए बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है कि कोई भी सोसाइटी या सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। इसमें बहुत सी खामियां होती हैं, लेकिन इससे किसी को भी अधिकार नहीं मिल जाता कि वो हथियार उठाकर कानून को अपने हाथ में ले ले। इसी मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।